कि जिंदगी में अगर कुछ बुरा होने वाला है तो क्या उससे पहले वास्तु हमें कुछ संकेत दे देता है? महीने 2 महीने के बाद जब आप रहना शुरू कर देंगे वहां पे, आपका सक्सेस रेट डाउन हो जाएगा, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, लोग आपको पसंद करना बंद कर देंगे। कितने दिन में मैं समझूं कि अगर मैं गलत वास्तु में फंस गया हूं तो इतने दिन में मुझे संकेत मिलने लग जाएंगे? 1-2 महीने के बाद, 1-2 महीने के बाद। हर आदमी की एक टेंडेंसी है, वो खुद जैसा है सामने वाले को वैसा समझता है। तो इसलिए सर मैं समझता हूँ कि अगर आपका वास्तु खराब है तो कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, आप सोच भी नहीं सकते वो हो सकता है। समस्या कुछ और है और हम वास्तु दोष के नाम पे फंसे हुए हैं। अगर आपकी सराउंडिंग खराब है तो फिर तो सर सर्जरी है, पढ़ के पढ़ा रहे हैं, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। वास्तु का रिजल्ट देखने के लिए मिनिमम समय कितना है? आप मीटिंग है 5 मिनट में, आप 10 मिनट में मीटिंग खत्म होगी, आपके हक में होगी। अगर हमें एक घर की, एक लैंड की सारी इन्फॉर्मेशन हमें ठीक मिली तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। भविष्यवाणी हो सकती है वास्तु में? हम लिख के देंगे, छोड़ दीजिए भविष्यवाणी को, तो हम लिख के देंगे ना, ऐसे ऐसे होगा। आदमी कहता नहीं मेरे भाग में 100 रुपए लिखे हैं, मैं 10,000 रुपए की चैलेंज करता हूँ। आपके सामने कौन सी बड़ी चुनौती वास्तु के नियम के हिसाब से आई जो आपको लगा कि हाँ ये बड़ी चुनौती है वास्तु के नियमों में? क्योंकि जिसे देखो आज नॉर्थ फेसिंग के पीछे भाग रहा है, और वो नॉर्थ फेसिंग करके उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वास्तु अगर आप दुरुस्त कर लेते हैं तो 100% आप सफल होंगे। 1000%, 2000%, 3000%। आप जब तक जिंदा है ना, आपकी ग्रोथ रुकेगी नहीं। अच्छे कर्मों से क्या मैं वास्तु बैलेंस कर सकता हूँ? वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो बिना वास्तु के अपने कर्म अच्छे कर ले। आप मुझे 100% क्या है वो लिख दीजिए ना। मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे, मेरे पास 1 करोड़ रुपए होगा, ये 100% है ना। मेरी 100 करोड़ की गारंटी है सर, मेरी 100 करोड़ की गारंटी है सर। काश हम भी किसी की जिद होते, कोई हमें भी पाने के लिए हद से गुजर जाता। वैसे मैं ये कोशिश करता हूं इस पॉडकास्ट के जरिए कि आपको वो सब कुछ मिल जाए जिसके लिए हमें किसी भी हद से गुजरना पड़े। तो सारी हदों को थामते हैं हम घनश्याम उपाध्याय शो के इस शानदार पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और आपकी किस्मत में क्या कुछ चल रहा है या और कुछ क्या बढ़िया चल सकता है, ये समझने की, समझाने की कोशिश मेरी हमेशा से रहती है। और जब महीने में एक बार ये पॉडकास्ट आता है, ये मैं कोट एंड कोट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे साथ वो आते हैं जो आपके घर से आपकी किस्मत को बदलने का दावा करते हैं। और जब मैं और वो बैठते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ बात वास्तु की होती है। मेरे साथ वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता जुड़ रहे हैं, उन्हीं से करते हैं बात। डॉक्टर महेश, स्वागत आपका, कैसे हैं? थैंक यू जी, बढ़िया जी। सर, कई लोग ये जानना चाहते थे, हालांकि आपने वास्तु को बहुत महीन तरीके से, करीने से कई बार समझाया है, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वास्तु सिर्फ एक विज्ञान है या एक आध्यात्मिक रहस्य के तौर पर भी इसको हम समझ सकते हैं? नहीं सर, ये कोई इसमें अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, ये एक साइंस है, विज्ञान है। और अगर हम वास्तु की बात करें तो ये हमारी एक दिनचर्या को हैंडल करता है। हमने कैसे जीना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, सब वास्तु पे निर्भर करता है। जैसा आपका वास्तु होगा वैसे ही आप रिएक्ट करेंगे। तो इसका वास्तु अपने आप में विज्ञान है। तो जैसे एक साइंस होती है, साइंस के कुछ तत्व होते हैं कि किसको साइंस कहा जाता है। अच्छा, ऐसे ही अगर हम वास्तु की बात करें, वास्तु किसे कहा जाता है, तो उसके कुछ नियम होते हैं जिनके अंदर वो बंधा होता है, उसको वास्तुशास्त्र बोला जाता है। वास्तुशास्त्र किसको बोला जाता है या विज्ञान किसे बोला जाता है? विज्ञान जिसको आप समझ लीजिए कि सबके ऊपर समान असर करे। कोई भी साइंस अगर कोई है तो मेरे लिए अलग नहीं, आपके लिए अलग नहीं, वो सबके ऊपर, हमारे ऊपर समान असर कर रही है। ठीक है। तो दूसरा होता है, दूसरा पॉइंट इसका है अनुकरणीयता। इसके अंदर इतनी अनुकरणीयता होती है शास्त्र के अंदर कि वो सबको जीत ले और उनको सही राह दिखाए। तो ये शास्त्र की एक दूसरा उसका नियम है, उसका तत्व है। तीसरा होता है इसमें स्थिरता। स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, कि ये हर जगह पे स्थिर हो, इसके अंदर बदलाव ना आए। अगर ये कानून, इसका एक नियम कहीं एक जगह लागू हो रहा है तो दूसरी जगह भी वही नियम लागू होगा। तो इस तरीके से हम वास्तुशास्त्र की परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं कि ये इस तरीके से काम करता है। दूसरा इसके अंदर एक इसका चौथा नियम होता है सूत्रबद्धता, यानी एक सूत्र में पिरोया हुआ होता है। एक दूसरी चीज़, एक दूसरा नियम एक दूसरे से बंधा हुआ होता है।
ऐसा नहीं कहीं कुछ बोल दिया कहीं कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। इसकी सूत्रबद्धता होती है। और जैसा मैंने बताया आपको सार्वभौमिकता, कि सबके ऊपर समान रूप से इसका असर होता है, इसे बोलते हैं शास्त्र। तो ये शास्त्र की परिभाषा है। और इसलिए वास्तुशास्त्र जो है वो सेम यही ऐसे ही काम करता है। आप कोई विज्ञान उठा लीजिए, कोई साइंस उठा लीजिए, यही उसके नियम हैं, वो ऐसे ही काम करती है। तो इसलिए वास्तुशास्त्र एक साइंस है, विज्ञान है, और ये उसके उसी नियम के तहत ये काम करता है। ठीक है, लेकिन सर जिंदगी में कुछ खराब हो जाए उसे कैसे दुरुस्त करना, ये तो आप समझाते हैं। लेकिन मेरे व्यूवर्स ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि जिंदगी में अगर कुछ बुरा होने वाला है तो क्या उससे पहले वास्तु हमें कुछ संकेत दे देता है, कोई सिम्टम, जिससे पता चल जाए कि गड़बड़ है भाई? डेफिनेटली सर, ये तो जब से आप उस वास्तु में जाएंगे तब से आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अच्छा। आपके डेली रूटीन में महीने 2 महीने के बाद जब आप रहना शुरू कर देंगे वहाँ पे, तो खराब वास्तु आपको संकेत देना शुरू कर देगा। आपका सक्सेस रेट डाउन हो जाएगा, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, लोग आपको पसंद करना बंद कर देंगे। अच्छा। आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है, कुछ भी है, उसमें फॉल्ट आ जाएगा। आपके घर में क्लेश शुरू हो जाएंगे, कोई आपकी बात को नहीं मानेगा। तो इस तरीके के सिम्टम ये तो आने शुरू हो जाते हैं। तो सर कितने दिन में मैं समझूं कि अगर मैं गलत वास्तु में फंस गया हूं तो इतने दिन में मुझे संकेत मिलने लग जाएंगे? 1-2 महीने के बाद, 1-2 महीने के बाद। और अगर आपने ज़्यादा टाइम बिता दिया, आप निकल नहीं पाएंगे सर। आपको इतना बांध देगा, ये इतना नीचे ले जाएगा कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपका शरीर काम नहीं करेगा, और आप इस काबिल नहीं रहेंगे कि आप उस वास्तु को छोड़ सकें। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर ये काम करता है। सर हम एक घर में चले गए थे, तो हम गए थे कि चलो 1 साल रह के देखते हैं उसके अंदर। 1 साल 2 साल के लिए हम रिसर्च में थे। तो हम वहाँ ऐसे फंसे सर कि 2004 में हमने वहाँ शिफ्ट किया था, और हम उसको छोड़ पाए 2015 में। 2015 में भी हमने उसे छोड़ा नहीं, हम वहाँ से ज़बरदस्ती निकले बिना सामान के, और उसने हमें उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि शायद ज़िंदगी में हम वो वक्त नहीं भूलेंगे। अननेसेसरी हमारे ऊपर लिटिगेशंस, झूठे केस, और हमें किसी भी तरीके से ग्रैब कर लिया गया, फंसा दिया गया। हमसे कुछ पैसे की डिमांड की गई कि इतना पैसा देंगे तब हम आपको इन केसों से मुक्ति दिलाएंगे। तो मतलब कुछ एक इस तरीके के लोग हैं, हम कहेंगे कि उनका एक गैंग है इस तरीके का, जो लोगों के ऊपर केस करता है, उनको फंसाता है, और फंसाने के बाद उनसे पैसा लेके उनको फिर मुक्ति दिलाता है। उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेरी भी प्रॉपर्टी थी जिसके ऊपर कब्जा किया गया और मुझे भी फंसाया गया। तो वो हाउस ने ऐसे ऐसे काम करवा दिए जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था जीवन में कि ऐसा भी हो सकता है। और फिर आप यहाँ की न्यायपालिका को, जुडिशरी को आप समझते ही हैं कि एक बार अगर आदमी उलझ गया तो हो सकता है ताउम्र उसको उसमें काटना पड़े, और ऐसे बहुत लोग हैं। होता क्या है, सीधे और शरीफ आदमी ही अक्सर क्यों फंसते हैं? जो क्रिमिनल होते हैं वो बाहर घूम रहे होते हैं, और जो शरीफ आदमी होता है वो उलझा घूम रहा होता है। क्यों? हर आदमी की एक टेंडेंसी है, वो खुद जैसा है सामने वाले को वैसा समझता है। तो जो शरीफ आदमी होता है वो सामने वाले को शरीफ समझता है, जबकि वो बदमाश होता है, वो चंट होता है, और वो उसको चीट कर जाता है। और सामने वाला इसलिए धोखे पे धोखे, धोखे पे धोखे, धोखे पे धोखे खाता रहता है। और जो बदमाश आदमी होता है वो सामने वाले को अपने जैसा समझता है कि भाई जैसे मैं बदमाश हूँ वैसे ये भी बदमाश होगा, इसलिए उसको धोखे नहीं मिलते। और फिर जो बदमाश होते हैं, जो गैंगस्टर होते हैं, वो एक योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं दूसरे को फंसाने का, और सामने वाले को तो मालूम ही नहीं ना कि कोई इस तरीके से आपके ऊपर वार कर सकता है। वो इनोसेंट तो अपने हिसाब से अपने काम में लगा हुआ है, और सामने वाले ने एकदम से तैयारी नहीं थी, उसके पास तैयारी, उसको पता ही नहीं ना कि ऐसा भी होता है। सही बात है, उसके पास तैयारी नहीं थी और वो बेचारा उलझ गया, फंस गया। तो इसलिए सर मैं समझता हूँ कि अगर आपका वास्तु खराब है तो कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, आप सोच भी नहीं सकते वो हो सकता है। अगर वास्तु दुरुस्त है तो आप सेफ हैं। तो वास्तु दुरुस्त है तो सामने वाला भी आपको शरीफ ही मिलेगा, शरीफ मिलेगा एक बात, और दूसरा कोई वार करेगा तो
तो आपके ऊपर असर नहीं होगा सर, आपके ऊपर उस वार का असर नहीं हो सकता। मैं जब अच्छे वास्तु में आया तब भी लोगों ने मेरे ऊपर बड़े वार किए, कोई असर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जब मैं ख़राब वास्तु में था, एक चींटी भी मुझे तंग कर जाती थी। तो जब मैं ख़राब वास्तु में था, मैं एक जगह से अपनी गाड़ी में चला आ रहा था, मैंने शीशा डाउन किया हुआ था, तो एक ततैया, वो पीला सा होता है, आप क्या बोलते हैं उसे, हम ततैया बोलते हैं, वो आके मेरे माथे पे काट गया। मेरी हॉरोस्कोप कुछ इस तरीके की है कि मुझे कोई हिंसक जीव हो, जैसे सांप वाप तो मैं बचपन में बहुत खेला हूँ इनसे, कोई हिंसक जीव हो मेरे सामने, वो नतमस्तक हो जाता है, मुझे कुछ नहीं बोलता। कोई शख्स अगर मेरे साथ कुछ गलत कर देता है तो नुकसान का पात्र बनता है और उसके जीवन में बहुत नुकसान हो जाते हैं, डेथ तक होती देखी है मैंने लोगों की। तो वो जो ततैया मेरे को काट गया तो मैं बड़ा शंका में आ गया। मैंने कहा यार ये मुझे इसने कैसे काटा, जबकि मैं उनको ततैयों को हाथ में पकड़ के लेके घूमता था, मुझे कुछ नहीं कहते थे। एक हमारे घर में एक किचन के अंदर एक रैक था, उसके ऊपर चुईया आती थी। अच्छा। तो उसको चुईया को मैं हाथ में पकड़ लेता था और पकड़ के खेलती रहती थी मेरे साथ, तो मुझे कुछ नहीं कहती थी। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ कि मुझे इसने काट कैसे लिया। अब जब उसने काट लिया तो मैंने थोड़ा अपने गौर किया अपने ऊपर, तो देखा मैंने कि वो दिन, वो महीना और वो साल मेरे लिए जो ठीक नहीं था। और दूसरा वो हाउस, जिस हाउस में मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें मुझे इतने टाइम रहना पड़ा, वो हाउस। तो ओवरऑल मिला के मेरी जो एनर्जी थी वो इतनी ड्रेन हो गई थी कि मुझे एक जरा से ततैये ने भी काट लिया। अदरवाइज सर मेरे जीवन में ऐसे ऐसे मुकाम आए हैं, किसी मैंने पलट के नहीं देखा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो इसलिए सर वास्तु का उन्नत होना बड़ा महत्वपूर्ण है, बाकी चीज़ें सब बेकार हैं। तो सर इसको ऐसे समझें कि अगर किसी खराब वास्तु वाले घर में आप रह रहे हैं तो वो घर आपको वहां से निकलने ही नहीं देगा। निकलने नहीं देगा सर, आपको ऐसा फंसा के डाल देगा, आप सोच नहीं सकते कि मेरे साथ ये हुआ क्या। ऐसा फंसा दे, उसने फंसा दिया हमें सर, हम नहीं छोड़ पाए। और छोड़ने के बाद भी मान लीजिए हम जैसे 2015 में वहाँ से निकले, कुछ नहीं लिया हमने, चादर तकिए उठाए, हम दूसरे फ्लैट में जाके हमने वहाँ रहने लगे। और शायद वो फ्लैट मैंने छोड़ा 2018-19 में, वो फ्लैट मैंने छोड़ा। और सारा सामान वहाँ से, मैं कुछ सामान नहीं उठा के लाया, मैंने सारा सामान लगभग फेंका, क्योंकि इतनी डैमेजेस हो गए थे उस सामान में भी और इतनी नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, तो अल्टीमेटली मुझे उसको फेंकना पड़ा। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन क्या सर कई बार हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम वास्तु दोष के नाम पे अपनी जो असल समस्याएं हैं उनसे भाग रहे हैं, समस्या कुछ और है और हम वास्तु दोष के नाम पे फंसे हुए हैं? देखिए सर, इसका तो एक ही उपाय होता है ना, आप पहले एक पार्ट को ठीक करें। अच्छा। आपने जब वास्तु ठीक कर लिया, वास्तु ठीक हो गया, फिर भी समस्याएं हैं, फिर आप दूसरी बात को सोचेंगे ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बड़ी सारी बीमारियां उसको बता देते हैं, मेरे ये भी है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, ऐसा भी है, वैसा भी है। वो कुछ देर तो परेशान हो जाएगा कि किस बीमारी को एक दूसरे से रिलेट करूं। भाई इतनी सारी बीमारियां हैं तो या तो वो एक दूसरे से रिलेटेड है, हाँ। एक बीमारी से दूसरी बीमारी रिलेटेड है। अगर नहीं है तो वो अलग अलग है, तो मैं किसको पकड़ूं पहले? तो हर आदमी, हर डॉक्टर क्या करेगा, पहले एक बीमारी के बारे में सोचेगा कि यस पहले मैं इसको ठीक करता हूँ, फिर दूसरे को देखूंगा ना कि वो बीमारी इससे कहीं रिलेटेड तो नहीं थी। तो सेम इसी तरीके से अगर हमारे जीवन में समस्याएं हैं तो हमें पहले अपना वास्तु ठीक करना चाहिए, फिर देखेंगे ना आपके भाग्य की वजह से था या वास्तु की वजह से था, तब पता लगेगा। तो पहले हम भाग्य को देख लें फिर वास्तु देख लें, ऐसा नहीं कर सकते? ऐसा नहीं कर सकते सर। अगर आपने भाग्य करते रहिए ना, जो मर्जी आप अपने भाग्य को जितना मर्जी दुरुस्त कर लीजिए, होता रहे जितना मर्जी, वास्तु सब बिगाड़ देगा। ठीक है, तो पहले वास्तु को ठीक करें, भाग्य को फिर देखें। ठीक है सर। डॉक्टर्स की आपने बात की और पेशेंट की बात की और बीमारी की बात की। कई बार डॉक्टर कई बीमारियों का इलाज सिर्फ गोली देकर, दवाई देकर या इंजेक्शन लगाकर भी कर देता है। कई बार बड़े ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरी होती है, ट्रांसप्लांट होते हैं। तो वास्तु में क्या इसी तर्ज पे हम ये सोचें कि बड़े बदलाव करना ही जरूरी है या छोटे छोटे उपाय करके भी हम अपने जीवन को बदल सकते हैं? देखिए सर, मैं अक्सर बोलता आया हूँ कि हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग। ठीक है। अगर आपकी सराउंडिंग खराब है तो फिर तो सर सर्जरी है, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। क्या ऑपरेशन है? आपको घर छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपका वास्तु, अगर इंटरनल सेटिंग आपकी ठीक है तो आप इंटरनल सेटिंग को चेंज कर लेंगे, आपको महीने 2 महीने में रिलीफ मिल जाएगा। और अगर आपका सराउंडिंग्स खराब हैं तो फिर तो सर वो कुछ हो ही नहीं सकता ना, फिर तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी।
तो इंटरनल सेटिंग में कोई ऐसी खास चीज़ भी नहीं होती कि हमें उसमें बहुत कुछ करना है, वो दवाई की तरह ही होता है। तो उसमें हम छोटे मोटे बदलाव बताते हैं, वो करें, आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन सर कई बार कोई डॉक्टर सिर्फ इंजेक्शन लगा के ठीक कर देता है, लेकिन कोई डॉक्टर ऑपरेशन ही करता है, क्योंकि मार्केट में कई सारे लोग हैं जो गोली वाले इलाज में भी ऑपरेशन कर दे रहे हैं। सर ये तो देखो डिपेंड करता है ना जी, डिपेंड करता है। अब हमारी चीज़ ऐसी नहीं है ना। अगर मैंने आपको बताया कि आपकी सराउंडिंग खराब है, तो सर इतने बेवकूफ़ तो आप हैं नहीं कि आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि आपकी सराउंडिंग खराब, क्या क्या सराउंडिंग खराब होती है। आप पूछेंगे ना उससे कि जी क्या ख़राब है, मैं आपको बताऊंगा जी आपके साउथ में समुद्र है, आपके नॉर्थ में पहाड़ है, आपके नीचे बेसमेंट है, आपके साइड पे बेसमेंट है, मैं बताऊंगा तो सही। तो इतने मूर्ख तो आप नहीं है ना सर कि आप समझ ना पाए। जब हम शारीरिक डॉक्टर की बात करते हैं वहाँ हम अनपढ़ होते हैं, बिल्कुल हमें कुछ मालूम नहीं हमारे शरीर में क्या चल रहा है। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा के ठीक हो सकता था, तो आपने उसको उसने आपको ऑपरेशन बता दिया, और आप कहेंगे ठीक है भैया जो ठीक है वो कर दे। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ हर तरीके के डॉक्टर ऐसे हों कि जी वो इंजेक्शन से ठीक हो सकता है और ऑपरेशन करते हैं, होते हैं कुछ। पर ऐसे वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। यस यस यस, ऐसे वास्तु एक्सपर्ट हर प्रोफेशन में है सर। सर कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने जब हमारा पॉडकास्ट देखा तो ये भी बोला कि कहीं हमने लाख रुपए दिए, कहीं 10 लाख रुपए दिए, कहीं 15 लाख रुपए दिए, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला सर। रोज आते हैं सर। लोगों को पैसे देने में तकलीफ नहीं है, जो मैं समझ पाया। बिल्कुल। लेकिन वो चाहते हैं अगर पैसे दिए तो उसका रिजल्ट आ जाए। यस। ठगे जा रहे हैं सर लोग ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, हमें जो बुलाते हैं, जो बात करते हैं, वो बताते हैं हमें कि जी मैंने 60 लाख रुपया खर्च कर दिया, मैंने 70 लाख रुपया खर्च कर दिया, और लोगों ने आके मेरे पेंट चेंज करवाए और ये किया और वो किया, और मैं आज फिर से वहीं का वहीं हूँ। तो बड़े सारे लोग आते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि इसकी इतनी डेप्थ है ना जी, लोग 2-4 महीने में, 5 महीने में पढ़े, 2-4 किताबें पढ़ी, कहीं से छोटे मोटे कोर्स किए और वास्तु कंसल्टेंट बन गए। आज पढ़ाने वाले नहीं हैं सर, आज तजुर्बेकार नहीं है जिसके पास अनुभव हो के वास्तु क्या है। किताबों समझनी बड़ा मुश्किल काम है। एक तो संस्कृत में है, उसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। तो जाके रही भावना, जैसे प्रभु मुहूर्त देखी थी, जैसे मुझे अगर का शब्द मुझे कुछ और समझ आ रहा है और आपको कुछ और समझ आ रहा है, आप अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेंगे, मैं अपने हिसाब से व्याख्या करूंगा। एग्री। तो उसको समझना बड़ा मुश्किल काम है, और ये बड़ा इसलिए ये चीज़ें बड़ी मतलब आम आदमी से बहुत दूर चली गई हैं। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से, टीचरों से मिला, गुरुओं से मिला, तो मैंने देखा कि वो उसको कुछ इंटरप्रेट जो कर रहे हैं वो डिफरेंट वे से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और जो मेरी समझ में आया वो डिफरेंट, क्योंकि मैं डिफरेंट तरीके से समझ रहा हूँ, वो डिफरेंट तरीके से समझ रहे हैं, वो वैसे ही पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को। पर वैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ के पढ़ा रहे हैं, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर अनुभव ले रहा हूँ, मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे उसकी भाषा समझ आई कि वो कहना क्या चाहता है। जब मुझे समझ आई, उसमें लिखा है जी आपका साउथ भारी होना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है साउथ भारी होना चाहिए। ठीक है। सबने क्या क्या उठाया, अलमारी भी साउथ में और तिजोरी भी साउथ में, दुनिया भर का सामान साउथ में। मैं ये फंडा लेके चल रहा था कि लैंड स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग। वो कहता है जी साउथ में पहाड़ होना चाहिए, तो मैं समझ गया कि स्ट्रक्चर की ये प्रॉब्लम है, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, और मैंने स्ट्रक्चर को हैवी करना शुरू कर दिया। लोगों ने वहाँ इंटरनल सेटिंग को चेंज करना शुरू कर दिया, उनकी अलमारियाँ, उनकी तिजोरियाँ साउथ में रखवानी शुरू कर दी, और जिसकी रखवाई सर, जिसने रखी वो बर्बाद। बड़े केस आए बहुत। अब जब मैं जाकर उनकी अलमारी चेंज कराता था तो हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में उनको रिजल्ट आ रहा है। आज भी आते हैं, जिसको चेंज कराया रिजल्ट आ रहे हैं। सर देखिए, कोई भी क्लाइंट होता है ना, या हम भी कभी क्लाइंट किसी के हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि पैसा खर्च करने के बाद एक टाइम फ्रेम में हमको रिजल्ट मिल जाए। तो सर क्या कोई वास्तु की रेमेडी या वास्तु का कोई उपाय ऐसा कि जिसमें हम बता पाएं कि भाई अगर तुम्हें पैसे की दिक्कत है तो इतने टाइम में फर्क हो जाएगा, जॉब की दिक्कत है तो इतने टाइम में फर्क हो जाएगा? हम बताते हैं ना, हम बताते हैं कि इतने दिन बाद ये होगा, इतने दिन बाद ये होगा, आपको 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, 10 साल लगेंगे, या 10 दिन लगेंगे, हम बताते हैं सर। तो सर वास्तु का रिजल्ट देखने के लिए मिनिमम समय कितना है? डिपेंड करता है हम किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आपकी एक मीटिंग है, आप 5 मिनट में रिजल्ट ले सकते हैं। आप मीटिंग है 5 मिनट में, आप 10 मिनट में मीटिंग ख़त्म होगी, आपके हक में होगी, आप रिजल्ट ले लीजिए, या आपके अगेंस्ट होगी, वो भी एक रिजल्ट है। तो इसी तरीके से आप घर में बैठे हैं, और घर में अगर आपके
जो बड़े हैं वो साउथ में बैठे हैं और आप नॉर्थ में बैठे हैं, आप साउथ में बैठे हैं, बड़े नॉर्थ में बैठे हैं, आप मनवा लीजिए ना कोई बात उनसे। कितनी देर लगी? 5-7-10 मिनट, रिजल्ट आ गए ना। और रिवर्स कर दो, डेफिनेटली दूसरे रिजल्ट आ जाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम किसी चीज़ में बदलाव करते हैं, कोई हमें लंबा बदलाव करना होता है, बड़ी पोजीशन को बदलना होता है, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो डेफिनेटली रिजल्ट तो आते ही हैं, मतलब ना वाली तो कोई बात नहीं। कई बार हम बोल देते हैं कि जी आपको 2 महीने 3 महीने में रिजल्ट आएंगे, नहीं आए तो 6 महीने में आएंगे ज़रूर, बनिस्बत कि हमसे कुछ छुपाया ना गया हो। क्योंकि ये सारा जो गेम है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है। अगर हमें एक घर की, एक लैंड की सारी इंफॉर्मेशन हमें ठीक मिली तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, रिजल्ट आएंगे। ठीक है, लेकिन सर आजकल अपार्टमेंट्स कल्चर है और ये कहा जाता है कि भाई अपार्टमेंट्स में सब कुछ पहले से फिक्स है, हम उसमें कुछ ज़्यादा रद्दोबदल कर नहीं सकते। जब दिशाएं पहले से फिक्स है किसी भी फ्लैट की, तो वहाँ पे इन दिशाओं का क्या खेल है सर? सर आप इंटरनल सेटिंग चेंज करो ना। अगर बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डैमेजेस हैं, हम एक जगह गए थे अभी यहीं गुड़गांव में, तो वहाँ जब हम गए तो नॉर्थ फेसिंग फ्लैट था उनका। हम गए तो पीछे ये साहिबी नदी है एक पीछे, गुड़गांव से चली आ रही है, दिल्ली से होके नदी में, यमुना नदी में मिलती है। तो उनके पीछे बहुत बड़ा एक नदी का, साउथ में उनके बड़ी बढ़िया बालकनी और साउथ में उनका वो था, साहिबी नदी बह रही थी। तो हमने देखा तो हमने उन्हें बोल दिया, हमने कहा जी आप तो ख़त्म होने के कितने साल से रह रहे हैं जी? कहते जी हो गए 7-8 साल। हमने कहा जी ख़त्म हो चुके हैं अब 7-8 साल में। कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। कहते करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, हेल्थ जा चुकी है, वेल्थ जा चुकी है, घर में सारा दिन झगड़े क्लेश रहते हैं। तो इसलिए सर ये तो मतलब ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर ये ठीक है तो आप ठीक हैं, ये गलत है तो आप गलत हैं। दुनिया में कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती सर, कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती जी। ठीक है, लेकिन सर जब हम वास्तु की बात करते हैं और वास्तु संबंधित दूसरी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि भविष्यवाणी हो, प्रेडिक्शंस हो, तो सर वास्तु में भविष्यवाणी का होना कितना इंपॉर्टेंट है? या फिर इसे समझूं कि वास्तु में भविष्यवाणी को आप कितना बड़ा रोल इसका मानते हैं? भविष्यवाणी हो सकती है वास्तु में? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। आपने एक घर बनाया, वास्तु का हिसाब से आप घर बना लीजिए, हम लिख के देंगे, छोड़ दीजिए भविष्यवाणी को। तो हम लिख के देंगे ना, ऐसे ऐसे होगा। हम लिख के देंगे आपको कि वहाँ बच्चा किस टाइम पैदा होगा, आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आप कहाँ पहुँचेंगे, फाइनेंशियली कहाँ जाएंगे, लिख के देंगे ना आपको, सर्टिफिकेट देंगे कि ये घर ऐसा है, इसके अंदर ऐसे 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 सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये स्थिति तब होगी जब घर आपके हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन घर पहले से बना है और उसे दुरुस्त जब कराया जाएगा आपसे, तब भी बात होगी। तो भी कुछ दे सकते हैं लिख के, तो भी दे सकते हैं। अदरवाइज तो बनाकर हम बनाएंगे फिर तो हम श्योर है ना जी, फिर तो हम लिख ही सकते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि इसके अंदर आपकी ग्रोथ ऐसे ऐसे होगी, तो वो हो जाएगा। तो सर आसान वैसे आपके लिए क्या रहता है, जो प्लॉट से लिए हुए मकान बनाए जाते हैं वो, या फिर फ्लैट का वास्तु? ज्यादा टफ टास्क कहाँ है? टफ तो सर रेनोवेशन में है, क्योंकि वहाँ लिमिटेशंस बड़ी होती हैं, कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते, तो वहाँ समस्या रहती है। कई बार रिजल्ट नहीं भी आते, वहाँ समस्याएं रहती हैं। अदरवाइज़ अगर हम हाउस बनाते हैं तो सर, तो आप समझ लीजिए मेरे पास बड़े सारे कैसे छोटे छोटे प्लॉट थे लोगों के। मेरे पास केस आए जी क्या करें, मैंने उन्हें जब बोला, मैंने कहा जी यहाँ तो आपने कुछ नहीं बनाना। नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जी नहीं हो सकता तो जीवन आपने झेलना है, आपका जीवन है। और सर मैं समझता हूँ, मैं 2-2 साल 4-4 साल 5-5 साल हो जाता, उनका फ़ोन नहीं आता पलट के कि जी हमें ये परेशानी है। तो सर मतलब ही नहीं ना, आपकी जो ग्रोथ होगी आप सोच भी नहीं सकते। आज वो टेक्निक, वो सब चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, हमें इतना अनुभव हो गया इन चीज़ों का कि आप सोच नहीं सकते अपनी ग्रोथ कहाँ पे खड़े होंगे आप। कोई लिमिट नहीं है सर, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आदमी कहता नहीं मेरे भाग्य में 100 रुपये लिखे हैं, अरे मैं 10,000 रुपये की चैलेंज करता हूँ ना, 10,000 होंगे तेरे भाग्य में। छोड़ दो भाग्य में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। और आप भाग्य में करोड़पति बनना लिखा है, आपकी कुंडली देख के ज्योतिषी कहता अरे तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम तो अरबपति हो, राजयोग फलाने ढमकाने, खराब घर का खराब वास्तु का घर ले लो, मैं देखता हूँ ना कैसे आ जाएगा वो राजयोग। तो सर वास्तु अपने आप में बड़ा अहम रोल प्ले करता है, सब चीज़ें इसके सामने नगण्य हैं। सर इतने सारे लोगों से आप मिलते हैं, इतने क्लाइंट्स आपके पास आते हैं,
कॉमन समस्या आप क्या देख पाते हैं? क्योंकि जब जब आपका पॉडकास्ट रिलीज होता है, और यकीन नहीं मानेंगे आप, रिलीज होने से पहले से लोग अपनी समस्याएं लिखने लग जाते हैं, और ज्यादातर समस्या सर लोगों को मेरे हिसाब से पैसों की रहती है। आपका एनालिसिस क्या है, लोग किससे ज्यादा परेशान हैं? देखो, दो चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ पैसे की बहुत बड़ी अहमियत है। लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं शायद पैसे से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसा होता नहीं। बहुत सारी तो हो जाती हैं सर। बहुत सारी हो जाती हैं। आप कह सकते हैं मैक्सिमम समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज पैसे वाले भी तो दुखी हैं। जिनके पास अथाह संपत्ति है वो भी परेशान है सर। वो क्यों? अगर पैसे से ही सारी समस्याएं दूर होती तो डेफिनेटली वो आज सुखी संपन्न होते और किसी चीज़ के लिए ना भागते। उनको डॉक्टर की भी ज़रूरत है, उनको और सारी जितनी नीड्स हैं उनके लिए ज़रूरत है। सबकी समस्याएं डेली में रूटीन में है। हम रोज़ सुबह उठते हैं, नई समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं। तो अल्टीमेटली कैसे कवर करना है हमने? हाँ, जिसका वास्तु ठीक है सर, डेफिनेटली उसके पास समस्याएं जीवन में कम होंगी और वो खुशहाल होगा। तो ये तो आप मान लें जी। लेकिन सर, वास्तु के नियमों की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आपका 45 साल से ज्यादा का अनुभव है, इन सालों में आपके सामने कौन सी बड़ी चुनौती वास्तु के नियम के हिसाब से आई, जो आपको लगा कि हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है वास्तु के नियमों में? सर, मैं एक फैक्ट्री कर रहा था। जब मैंने उन्हें एक लेआउट बना के दिया तो उनका ये कहना था कि उनके फादर थे, कहते जी नहीं नहीं, आप हमें, ये बात बहुत पुरानी हो गई, शायद सन 2000 के आसपास की बात है। अच्छा। 99 या 2000। मैंने उन्हें ईस्ट फेसिंग उस फैक्ट्री को बनाने का लेआउट बना के दिया। कहते जी नहीं, आप नॉर्थ फेसिंग बनाइए। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा जी ये प्लॉट ऐसा नहीं है कि इसमें नॉर्थ फेसिंग चल सके, और आपका काम भी ऐसा नहीं है कि नॉर्थ फेसिंग हैंडल कर सके, तो आप इस पे जाएं। नहीं जी, वो जो भी होगा हमारे साथ होगा, आप इसको नॉर्थ फेसिंग रखिए। मैंने कहा नॉर्थ फेसिंग कर लो जी, नॉर्थ फेसिंग कर ली। तो अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट बंद हुआ। अच्छा। तो ये एक बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाती है कि सामने वाला ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है ना, जब अधूरा ज्ञान सामने वाले को आ जाता है तो वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे सामने एक समस्या आ जाती है कि हम उसे कैसे इस चीज़ को प्रूव करें कि ऐसा होता है। क्योंकि जिसे देखो आज नॉर्थ फेसिंग के पीछे भाग रहा है, और वो नॉर्थ फेसिंग करके उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है। लेकिन सर, कई बार क्लाइंट्स के सामने जो मन में सवाल आता है किसी वास्तु एक्सपर्ट को लेके, या एस्ट्रोलॉजर को लेके, या किसी और तरीके के एक्सपर्ट को लेके, कि हमें ठग ना रहा हो। एक आम व्यक्ति ये कैसे समझ पाए कि सामने जो आया है वो ठग विद्या के जरिए उसकी जेब खाली ना कर रहा हो? सर, एक छोटा सा काम कराओ ना उससे, मत कराओ। मेरे साथ हो रहा है ऐसा। क्योंकि मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि आप बड़ा काम मत कराओ, छोटा काम कराओ। मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लोग आते हैं, मेरी एक छोटी सी फीस मुझे पे करते हैं, मुझसे एक छोटा सा काम करवाते हैं। जब वो आश्वस्त हो जाते हैं, वो देख लेते हैं कि मैंने कैसे काम किया और क्या रिजल्ट आए, फिर वो मुझे बताते हैं जी मेरी 5 फैक्ट्रियां हैं, मेरी 10 फैक्ट्रियां हैं, और उनका काम करना है और ये करना है। आप छोटा सा काम कर दो ना, एक आपको पता चल जाएगा। आपकी एक छोटी अमाउंट इन्वॉल्व होगी, आपको कोई टेंशन भी नहीं ना। किसी को परखने के लिए और करने के लिए तो ज़रूरी है ना कि आप भी कुछ लूज़ करें, करिए ना। छोटा सा काम कराइए, आपको समझ आ जाएगी। और मेरे पास तो ऐसे ऐसे कमेंट हैं लोगों के, लोग कहते हैं जी हमने ऐसा आदमी नहीं देखा। अभी कल ही मुझे कोई कह रहा था, कहता जी इतनी इन्वॉल्वमेंट आप रखते हैं अपने केस में। मैं उसने क्या हो, मेरी उससे बात हुई एक लेआउट करके देने की। मैंने लेआउट किया, लेआउट करके मैंने उसे उसका एलिवेशन भी दिया, और जब सब चीज़ें देने में 1 ड्राइंग, 2 ड्राइंग, 3 ड्राइंग, तो उसने मुझे नहीं बोला था कि ये सब दो। तो क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं था कि इसको मैं और पता नहीं क्या कर दूं इसके लिए। तो मेरे जब हम इस स्टेज पे होते हैं तो सामने वाला हमें अप्रिशिएट ज़रूर करता है कि जी मैं ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि आप इतनी मेरी हेल्प करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप कितना इन्वॉल्व रहते हैं किसी चीज़ में। तो इसलिए सर, मैं तो अपने काम को ही अपना भगवान समझता हूँ। जैसा कि हमेशा आप टोकते रहते हैं मुझे कि आप भगवान भगवान, मेरा काम मेरा भगवान है सर। तो मैं समझता अगर मैं इसकी उपासना कर रहा हूँ तो मैं अपने आप में सक्षम हूँ। आप तो कई लोगों के खुद ही भगवान हो गए, लोग मंदिर बनवा रहे हैं। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कुछ नहीं कह रहा सर, नहीं, कमेंट में उनकी आस्था है, वो इस तरीके से इतना प्यार करते हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है।
जी ठीक है। लेकिन सर, क्या ये माना जाए कि वास्तु के उपाय जीवन में सफलता की गारंटी है? बाकी चीजों से आपको आज तक कुछ ना भी मिल रहा हो, लेकिन वास्तु अगर आप दुरुस्त कर लेते हैं तो 100% आप सफल होंगे। 1001% सर। छोड़ दीजिए 100% क्या होता है, कुछ भी नहीं। लोग मुझसे कहते हैं जी क्या मेरा घर 100% एक्यूरेट होगा? मैं कहता हूँ जी नहीं, 1000%, 2000%, 3000%। आप जब तक जिंदा है ना, आपकी ग्रोथ रुकेगी नहीं। आप मुझे 100% क्या है वो लिख दीजिए ना, कि जी 100% ये होगा, मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे, मेरे पास 1 करोड़ रुपए होगा, ये 100% है ना। मेरी 100 करोड़ की गारंटी है सर। अगर आप उस घर में रह रहे हैं जो घर मैंने बना के दिया है, 100 करोड़ की गारंटी है। आप जब तक जिंदा है आप बढ़ते रहेंगे, वो आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो सर 100% कुछ नहीं होता। तो सर, आज का जो टाइम है, असल में ये हम जो बातें करते हैं, मिलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, डिजिटल युग है सर। आजकल सब कुछ डिजिटलाइजेशन पे डिपेंड करता है। इस रेस में ये वास्तु जिसकी बात आप करते हैं, चाहे वैदिक वास्तु हो, चाहे आपके अनुभव के आधार पे वास्तु हो, ये वास्तु डिजिटल रेस में कहाँ टिकता हुआ नजर आता है? अगर हम डिजिटल रेस को माने ना जी, वो हवा में है। और जब हम वास्तु की बात करते हैं, ये ज़मीन पे है। आप कुछ भी कर लीजिए, अल्टीमेटली आपको ज़मीन पे आना है। कोई भी जहाज़ जब उड़ता है ना जी, तो हवा में वो जितने मर्जी टाइम रह ले, अल्टीमेटली तो ज़मीन पे आना पड़ेगा। तो सर इसलिए कुछ भी ये डिजिटल आज इसी वजह से ग्रोथ है कि वो ज़मीन उसके साथ बंधी हुई है। डिजिटल कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं ना, हम आप बना रहे हैं। तो हम लोग क्योंकि ज़मीन पे टिके हुए हैं, इसलिए डिजिटल है। आज हमने अपनी सीमाएं देखी कि हमें अनंत सीमाएं हैं। हम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं ऊपर, वो हमको हैंडल कर रहा है, उससे हमें इंटरनेट मिल रहा है, उससे हमें और बड़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, उससे हमें आप GPS हमारा चल रहा है। आप देखिए ना, एक जहाज़ कहीं से उड़ने के बाद मान लीजिए उसका GPS ख़राब हो गया। उसने दिल्ली से कलकत्ता जाना है, वो कैसे जाएगा? वो नीचे देखेगा ये कौन सा शहर है, ये कौन सा शहर है, कैसे जाएगा? क्या थ्योरी है उनके पास? थ्योरी ये होती है, वो दिल्ली से चले कलकत्ता के लिए, यहाँ से मान लीजिए गुड़गांव तक या उससे आगे जो भी एयरपोर्ट है वो उसके साथ लिंक में रहते हैं। उसके बाद फिर जब वहाँ पहुँचते हैं, दूसरा एयरपोर्ट लिंक में आ जाता है, क्योंकि उन्हें कलकत्ता जाना है तो वो एयरपोर्ट लिंक में आ जाएगा, फिर वो दूसरा एयरपोर्ट लिंक में आ जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो डिजिटल सिनेरियो है ना जी, ये तो बढ़ता चला जा रहा है। और ये हम ही बढ़ा रहे हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, हम इसे आगे ले जा रहे हैं। तो आज अगर हम बोलें कि जी ये इसका वास्तु से कोई कंसर्न रहेगा नहीं, ये तो रहेगा ही रहेगा ना सर, क्योंकि करने वाले हमें, दिमाग हमारा है। और हमारा दिमाग तभी दुरुस्त होता है जब हमारा वास्तु ठीक होता है। अब आपने बड़े सारी चीज़ें सुनी होंगी, बड़े बड़े साइंटिस्ट पागल हो गए। उन्होंने क्या, उनका वास्तु खराब था? क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? हो सकता है वास्तु खराब हो सकता है। होता क्या है, वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं कि फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। और इसमें हो सकता है, मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता कि उनका जो वास्तु हो वो ऐसा ना हो जो उन्हें सक्षम रख सके। तो ख़राब परिस्थितियों में उन्होंने काम किया, और वो क्योंकि दिमाग उनका ऐसा था, उनका झुकाव ऐसा था, उनका रुझान ऐसा था, उन्होंने किया। तो साइंटिस्ट बने। तो फिर भी मैं कई लोगों के बारे में पढ़ा सुना कि वो बाद में पागल हो गए थे। ठीक है, लेकिन सर एक होता है वास्तु एक्सपर्ट से मिलके उसकी राय जानना, एक होता है मैं ChatGPT पे जाऊं, मैं गूगल पे जाऊं और मैं बोलूं मेरी समस्या ये है, मुझे कोई फीस भी नहीं चुकानी है, मेरे पास सारा सोल्यूशन सामने आएगा। तो जब डिजिटलाइजेशन के दौर में मुझे ये सुविधा मिल रही है, तो मैं वास्तु एक्सपर्ट के पास फिजिकली क्यों जाऊं? देखिए सर, हम जितना मर्जी कह लीजिए, कुछ भी आ जाए, कोई भी विज्ञान आ जाए, आज ChatGPT की अगर बात करें, वो कहाँ से लाता है डाटा? कहाँ से लाता है? हमने जो नेट पे डाला होता है उसी में से तो लाएगा। वो इंसान तो बन नहीं जाएगा। अगर मेरे दिमाग में कोई आज चीज़ उपज रही है, मेरे पास कोई सोल्यूशन आ रहा है, वो ChatGPT को कैसे पता लगेगा? वो तब पता लगेगा जब मैं नेट पे डालूंगा। ठीक है, मैं डाल नहीं रहा, कहाँ से लाएगा? फिर अब क्या हुआ, एक यहाँ कहानी आ गई, नीम हकीम खतराए जान।
तो सर अगर ऐसा आपने करना है तो आप संभल जाएं, अच्छाई से ज़्यादा बुराई के चांसेस हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और जो लोग ऐसे कर रहे हैं, हमें बहुत लोग मिलते हैं, हमारी ही वीडियो सुनते हैं, हमारी ही वीडियो सुनते हैं, हमारे हिसाब से करते हैं, कहते हैं कि आपने देखो ये बताया था हमने ये कर लिया, आपने ये बताया था ये कर लिया, और पता चलता है वो सब उल्टा पुल्टा कर लिया उन्होंने। भाई हम बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जी मैं ठीक बताता हूँ, दूसरे गलत बताते हैं। मैंने ठीक बताया, उसने मेरे हिसाब से मेरा सुन के भी गलत कर लिया, तो इसके पीछे क्या कर सकते हैं सर? तो इसलिए सर मैं समझता हूँ कि आप अच्छे डॉक्टर से मिलना आपका बड़ा ज़रूरी है, आप इन चक्करों में ना पड़ें तो बेहतर है। तो गूगल से देखकर दवाइयाँ ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें। ठीक है, लेकिन सर वास्तु से क्या सिर्फ मुझको सफलता मिलेगी या मुझे इनर सुकून भी मिलेगा, आंतरिक शांति भी मिलेगी, और जो चैन खो गया है इन दिनों सबका, वो चैन लौट आएगा? सब कुछ मिलेगा सर, सब कुछ मिलेगा। एक तो देखिए वास्तु तो होता ही है, दूसरा आप जो पीरियड चल रहा है बड़ी हताशा का पीरियड है। हर आदमी अनसेटिस्फाइड, हर आदमी के अंदर डिप्रेशन, पेशेंस है ही नहीं, इमीडिएटली रिएक्ट करता है। कुछ प्लैनेट्स होते हैं, अब हम इस बात के लिए बोलते हैं कि आपका वास्तु आपके प्लैनेट्स को भी चेंज कर देगा। होता रहे ना आपके भाग्य में कुछ भी, अगर आपका वास्तु बढ़िया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मान लीजिए आपने एक वास्तु अपना चेंज किया, चेंज करने के बाद आप थोड़ा सा आपके जीवन में बदलाव आया, आप चलते रहे और आपकी डेथ हो गई। आप जो चीज़ चाहते थे, जो सुकून चाहते थे, जो चीज़ चाहते थे, वो नहीं मिल पाया। आपने अपने वास्तु का इम्पैक्ट कैरी कर लिया नेक्स्ट बर्थ के लिए। नेक्स्ट बर्थ में आपको आपका पुराना वास्तु, इस जन्म का वास्तु काम करेगा। अब मुझे बताइए, मैं 3rd क्लास में था, मैं 3rd क्लास से ये काम करता आ रहा हूँ। मेरे से किसी हमारे जो साथ सहपाठी थे, हमारे साथ उनका झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, और मैंने उसे कुछ बोला तो उसके साथ नेक्स्ट डे वो हो गया। और किसी को कुछ भी बता देना, किसी को अगर मान लो पानी भी दे दिया उसको असर हो जाना। तो मैं 3rd 4th में था, इस तरीके की चीज़ें 5th तक मेरे साथ ये चली, 5th तक चली। तो मैं चाहूँगा, एक विनय मित्तल मेरे साथ पढ़ते थे, अगर कहीं वो सुन रहे हों, हमारा पॉडकास्ट देख रहे हों, तो मुझे कांटेक्ट करें। मैं हर बार बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पुराने सहपाठियों से एक बार ज़रूर मिलूँ। तो ये असर होती थी। मैं 5th क्लास में था उस टाइम भी, 4th में या 5th में था। तो ऐसा क्यों जी? मैंने तब तक कोई ज्ञान लिया नहीं था, तब तक मैं पढ़ा नहीं था। ये मेरे प्रारब्ध थे, मेरे प्रारब्ध कर्म थे जो कैरी कर रहा था मैं, और वो चले आ रहे थे। तो मेरे साथ आज जो एक प्लस पॉइंट है मेरा ये है, पता नहीं कितने जन्मों का मेरे पास ज्ञान है जो मैं आज इसको आगे एनहेंस कर रहा हूँ। तो मैं जो इसमें पढ़ा, इस जन्म में जो पढ़ा नहीं पढ़ा, पर हाँ मेरी जो सटीकता है, मेरे पास जो आज ज्ञान है, मैं बदलाव डेफिनेट है जी। तो वास्तु सिर्फ इस जन्म का खेल नहीं है? नहीं, ये तो आप जन्म जन्मांतर तक चलेगा सर, खराब भी और अच्छा भी। और आप खराब वास्तु में हैं और खराब वास्तु में रह के आपने लोगों को त्रास दिया और लोगों के साथ आपने बदतमीजियाँ की, तो नेक्स्ट बर्थ में सर भोगेंगे आप क्या समझते हैं, जो ठेला खींच रहे हैं और इतना वजन लाद के और हालात ख़राब हुए पड़े हैं, क्या है ये? सब यहीं भुगतना है सर। अब नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, सब यहीं भुगतेंगे जी। तो सर अगर वास्तु हमारा ख़राब है, इसको हम वास्तु की रेमेडी से ही दुरुस्त कर सकते हैं, या मैं अपने कर्मों को अच्छा कर दूं? तो अच्छे कर्मों से क्या मैं वास्तु बैलेंस कर सकता हूं? सर वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो बिना वास्तु के अपने कर्म अच्छे कर ले। अच्छा, बहुत लोगों को ये भ्रम है कि हम तो बहुत बढ़िया कर्म करते हैं जी, फिर भी हम तकलीफ में क्यों? उनका वास्तु खराब है सर, वो अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते। कहते हैं हमने तो किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं दी। अरे तुम्हें अगर इतना ही पता होता तो तुम क्या 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 बन जाते? तुम कब किसको तकलीफ दे रहे हो तुम्हें पता ही नहीं। आप कर्म अच्छे कर ही नहीं सकते सर, गारंटी मेरी। आप अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है। तो आप कह रहे हैं अच्छे कर्म भी वो करेगा जिसका वास्तु अच्छा होगा? वास्तु अच्छा होगा सर, मैंने किए ना। मैं जब खराब वास्तु में रहा, मैं लोगों से अननेसेसरी झगड़ता था किसी भी बात पे। अब जैसे किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया और वो केस वहीं निपट सकता था,
मैंने कहा मैं देख लूँगा, तेरे को मेरे अंदर अहंकार और घमंड, मैंने कहा मैं देख लूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा ये जानकर कुछ नहीं हुआ सर, मैं उलझ गया। तो ये कर्म होते हैं सर कि अगर आप अच्छे वास्तु में होंगे ना, आप उसको बुलाएंगे, बिठाएंगे, कहीं निपटा काम। और दूसरी तरफ अगर वास्तु खराब है, आप उलझ जाएंगे। वो एक टक्कर मारेगा, आप दो मारेंगे, वो दो मारेगा, आप चार मारेंगे, और सारा जीवन ऐसे बीत जाएगा। तो इसलिए सर वास्तु अच्छा होना बहुत बढ़िया बड़ी बात है। ठीक है सर, लेकिन कई लोग ये भी जानना चाहते थे आपसे कि भाई फ्लैट में वॉशरूम और टॉयलेट एक ही होता है, कंबाइन ही होता है आजकल। हाँ, तो क्या ये वास्तु दोष है सर? सर एक चीज़ बताएं, आप नहा रहे हैं, आपका बाथरूम अलग है, आपका टॉयलेट अलग है। जब आप नहा रहे थे, जो मल का त्याग आप टॉयलेट में कर रहे हैं, तब वो मल कहाँ था? कहाँ था सर? आप ही में था, हमारे ही अंदर था। तब तो हम अशुद्ध हुए नहीं, और जब हम जाके वहां पे उसको रिलीज कर रहे हैं, मल का त्याग कर रहे हैं, तो वो जगह अशुद्ध हो गई। मैं मॉडर्न टॉयलेट की बात कर रहा हूँ, मैं परंपरागत की बात नहीं कर रहा। परंपरागत में हाँ मल पड़ा रहता था, वो अशुद्धियां बिखेर देता था। आज जब हम मॉडर्न टॉयलेट की बात करते हैं, तो वहां पे इमीडिएटली ड्रेन हो जाता है, और मल आपके यहाँ नहीं होता। तो इसलिए अगर हम कहें कि जी वो आपके टॉयलेट और बाथरूम इकट्ठा है और उसमें कोई दोष है, तो ऐसा कोई सीन मुझे नजर नहीं आता। ठीक है सर, जनरली तो पहले हम टॉयलेट ही जाते हैं, फिर हम नहाते हैं। जनरली हम ऐसा नहाने के बाद भी अगर हमें आ जाएगा वैसे तो अलग मसला है। हाँ। अगर दोबारा से उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप जाएंगे ना सर। और देखिए मजे की बात ये, लोग कहते हैं जी मंदिर के साथ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। अरे सर, मंदिर को अगर हम देखें, हम फिर वही पूजा जब कर रहे हैं, वही कहानी सामने आ जाती है कि वो मल तो हमारे पेट में है, हम शुद्ध कहाँ हैं? आप बड़े शुद्ध हो रहे हैं, बड़ा नहा धो के ये वो सब करके, अरे मल तो पेट में लिए बैठे हैं। और एक आदमी मेरी कार में बैठा, हमने कहीं जाना था, कार में बैठा तो बहुत स्मेल, बहुत भयंकर बदबू। अब भयंकर बदबू कहाँ से आ रही थी? उसके मुंह से आ रही थी। मुंह से क्यों आ रही थी? इसका मतलब उसका मल जो है अंदर सड़ रहा था। अल्टीमेटली जिस काम के लिए हम जा रहे थे, तो मैं बेयर नहीं कर पाया, और मैंने उसको रास्ते में उतार दिया। मैंने कहा यार, हम ना, मेरे को कोई काम याद आ गया, हम फिर कभी मिलेंगे। और आज तक नहीं मैं उस शख्स से मिला। तो हम बात करते हैं स्वच्छता की, हम बात करते हैं इन चीज़ों की कि जी बराबर में नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। जिसको देखो टॉयलेट के पीछे लगा हुआ है। इसको समझ तो लो है क्या? वही मल जिससे तुम नफरत कर रहे हो, तब तक तो बहुत बढ़िया था, जब तक हमारे पेट में था। बाहर आते ही तुम जो है उसको, हो इस जगह को भी छोड़ दो जी, ये तो दूषित हो गई। यार हद हो गई तुम्हारी, तुम खुद दूषित हो। तो ये सोच, ये तरीके, ये कहाँ तक जाएंगे सर, मैं नहीं कह सकता। ठीक है, लेकिन सर घर में कई बार लोग ये भी जानना चाहते हैं, भाई हम कई शोपीस रखते हैं, कई पेंटिंग्स रखते हैं, कई दूसरी तरीके की चीज़ें रखते हैं, और कोई साहब ये भी समझा रहे थे कि जो बंजारा मार्केट होती है, इनसे कोई चीज़ हम ले आते हैं, अगर घर पे लगा देते हैं, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। वहाँ से इस तरह की चीज़ों को नहीं लाना चाहिए। देखिए, मैं तो ऐसी चीज़ को नहीं समझता कि आप बंजारे से कहीं से खरीद के ला रहे हैं, कुछ उससे कोई वास्तु दोष हो जाए, कुछ हो जाए। बाकी हाँ, पेंटिंग का सब्जेक्ट, उसकी वुड, ये बड़ी मैटर करती है। अच्छा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जी। मेरी फर्नीचर की फैक्ट्री थी। बात है ये 85-86 की बात है। अब हर आदमी ढूंढता है कि मुझे सस्ता माल मिल जाए। सही बात है। तो एक दुकान पे जब मैं जाता हूँ लकड़ी खरीदने, तो वहाँ बड़े बड़े स्लीपर पड़े थे। अब मैंने उससे, दुकानदार से पूछा, और उसके ऊपर सब लोग पेशाब कर रहे थे। अच्छा। मतलब एक जैसे पब्लिक यूरिनल बन जाता है ना, तो लोग आते थे वहाँ, उनके ऊपर लकड़ी के स्लीपर पड़े थे, उस पर आके पेशाब करते चले जाते थे। तो मुझे लगा कि यार सस्ते मिल सकते हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये दे दो मुझे, क्या रेट है? कहता जी फ्री में ले जाओ ना। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या इनमें? कहता जी लोगों ने
मूत मूत के इसके ऊपर बुरा हाल कर रखा है, आप ले जाओ। उस टाइम शायद लकड़ी का रेट था 300 रुपये फुट के आसपास था। उसने मुझे वो 10 रुपये 15 रुपये फुट में वो लकड़ी दे दी। मैं ले आया। अब ले आया मैंने अपने, पहले तो यहाँ फैक्ट्री में ले जाके उसको डाल दिया। उसके ऊपर मैंने बोल दिया सारी लेबर को, इस पे बैठ के नहाया करो। उसके ऊपर रोज़ नहाते थे बैठ के। उसको सीजन हो जाती है वुड ना पानी से, तो नहाते रहते थे। फिर उसको कटाई कराई गई, छिलाई गई, कटाई कराई उसका हमने जो साइज़ बनाना था वो बनाया गया। उसके मैंने 2 सोफ़े बनाए और बड़ी सस्ते रेट पे मैंने वो सोफ़े किसी को एक को दिया, एक सोफ़ा। तो उसके बाद पता चला जी उसके घर में बीमारियां ने घर कर लिया है और उसका बिजनेस भी फ्लॉप हो गया है। अच्छा। अब ये मैं बाई चांस कहूँ या उनका इफेक्ट कहूँ, तो मैं कहीं ना कहीं इस बात को मानता हूँ कि उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा रहा हो। अब सेम वुड का सोफ़ा मैंने किसी और को बना के दिया। अच्छा, उसके यहाँ भी यही स्थिति हो गई, उसका भी बिजनेस सारा फ्लॉप हो गया। फिर मैं थोड़ा सा आशंकित हुआ कि मैंने कहा यार इसमें तो गड़बड़ नहीं। अल्टीमेटली मैंने काट के अपनी लेबर को सबको दे दी। मैंने कहा अपने घर में ले जाके इसे जलाने का काम ले लो। तो एक ये अनुभव भी मेरे जीवन में रहा कि मैंने वो वुड्स इसलिए खरीदी कि मुझे सस्ती मिल रही है और मैं आगे सस्ता माल बेच पाऊंगा। अब उसकी वजह से हुआ या क्या हुआ, पर मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं उसका रोल उसमें हो सकता है। तो इसलिए हम अब यहाँ क्या चीज़ सामने आई, अनजाने में मैंने वो कृत्य किया और वो अगर वो कर्म मेरा वो कर्म की वजह से उन लोगों को तकलीफ हुई तो सर कहीं ना कहीं तो मैंने वो पाप कर्म किया ना, वो पाप कर्म में लिखा गया ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया और इस वजह से मैं तकलीफ क्यों भोग रहा हूँ। तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं कही जा सकती। ठीक है, लेकिन सर अभी आपने बोला कि शोपीस की और पेंटिंग्स की पिक्चर्स के सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सर किस तरह के सब्जेक्ट्स को सीनरीज में या पेंटिंग्स में अवॉइड करना चाहिए? सर एक तो जानवरों के कटे हुए पेंटिंग्स होती हैं। अच्छा। उसमें अंग दिखाए जाते हैं। रोती हुई पेंटिंग्स आजकल बड़ी फेमस थी। एक वो लड़की रो रही है, आंसू टपक रहे हैं उसके, और वो पेंटिंग लगाई घरों में देखी जाती है। और एक पेंटिंग जो अक्सर 7 घोड़े वाली लगा देते हैं। तो ऐसे ये घोड़े भाग रहे हैं बेलगाम, तो ये हमारा जीवन वैसे ही भागने लगता है। तो ये चीज़ें हमारे जीवन पे असर डालती हैं। भगवानों की पेंटिंग्स लगा सकते हैं? भगवानों की पेंटिंग्स लगा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो और ना हो। तो जैसे कटे हुए सर भगवान का किसी का लगा दिया, धड़ लगा दिया, तो इस टाइप की चीज़ें ना हो, पूर्ण हो। आपके जीवन में अगर ऐसी पेंटिंग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं अपूर्णता अपना घर कर लेती है। आपने सर लगा दिया, धड़ लगा दिया, पैर लगा दिया, हाथ लगा दिया, तो ये एक अपूर्णता का घोतक है। मॉडर्न पेंटिंग यही है सर आजकल। वैसे पर सर नहीं लगानी चाहिए। एक बहुत बड़े चित्रकार थे, बहुत फेमस, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस। उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे एक पेंटिंग भेंट कर दी। उनकी एक पेंटिंग का मतलब है 3-4 लाख 5 लाख रुपए की पेंटिंग। अच्छा। उन्होंने मुझे एक पेंटिंग भेंट कर दी, गुप्ता जी पेंटिंग। मैं घर लाया और मैंने पेंटिंग लगा दी। कई सालों तक मुझे समझ नहीं आया कि सब्जेक्ट क्या है। तो एक दिन मैं बैठा देख रहा था, मैंने एक एक लाइन को कंसिडर करना शुरू किया। ये ऐसे मुड़ी, ये ऐसे मुड़ी, ये ऐसे मुड़ी। तो उसके अंदर मेल फीमेल को इंटीमेट होते हुए दिखाया गया था। ओके। अब ये सब्जेक्ट कितना बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है, पूरी दुनिया आज इसी के ऊपर चल रही है। आप कोई मंदिर ले लीजिए, पुरानी गुफाएं ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, वहाँ आपको यही चित्र देखने को मिलेंगे। और उसने मॉडर्न आर्ट में ऐसे बनाया था कि आदमी को समझ पाना बड़ा मुश्किल था। मैंने मिसेस को बताया, मैंने कहा देखो यार ये तो ये है। वो भी बड़ी हैरान, कहते इतने सालों से हमारे टंगी हुई है, हमें समझ ही नहीं आ रही थी।
तो उस पेंटिंग के बारे में जिसको बताओ उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि हाँ ऐसी पेंटिंग। अब मैं आपको ये बताने जा रहा था कि पेंटिंग का इम्पैक्ट कैसे होता है। मैंने शायद आपको बताया कि मेरा 73 में एक्सीडेंट हुआ था और उससे मेरा जो लोअर पार्ट था बॉडी का वो बड़ा डैमेज हुआ और बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आज तक हैं। तो उसके बावजूद भी आज हमारी सेक्सुअल लाइफ के अंदर हमारे कहीं कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं आई। वो पेंटिंग मेरे पास आ गई थी शायद 2008 या 9 में आ गई थी। ओके। हमने सर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज अगर हम इस सब्जेक्ट को लेके चलें, हम देखें कि हमारे वैसे तो सारे वर्ल्ड में है पर हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा ही है, तो उन्होंने इसके ऊपर जोर क्यों दिया? उन्होंने इसके ऊपर जोर इसलिए दिया ताकि हमारी पॉपुलेशन बढ़े और आदमी स्वस्थ रहे। जैसे हमारे लिए खाना, सोना, नहाना, धोना, शौच, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ऐसे ही एक ये सब्जेक्ट भी ज़रूरी है हमारे लिए। और इस सब्जेक्ट को तो सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है, जिसको आज हम छुपाते हैं या तब भी छुपाते थे। इसको बड़ी अहमियत दी गई है। आप कहीं जाके देख लीजिए, आप चले जाइए ना कोणार्क, वहाँ आपको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट इसके अंदर सब्जेक्ट में मिलेंगे, आप सोच नहीं सकते कि ऐसा भी है। तो इसलिए हमारे यहाँ सब्जेक्ट होना सीनरी का ये बड़ा महत्वपूर्ण। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी सब्जेक्ट की सीनरी लगाएं, बाकी मैं सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि यस इसका इम्पैक्ट ऐसे होता है। ठीक है सर। और एक तस्वीर घनश्याम उपाध्याय शो पे भी हम उकेरते हैं महीने में एक बार। जी। और ये हम उकेरते रहेंगे और आप रंग भरने उसमें आते रहेंगे। जरूर। चित्र मैं उकेरूंगा, रंग आपके रहेंगे। बिल्कुल। ये वादा है सर। तो सर इस मुलाकात को यहीं इसी नोट पे वाइंड अप करते हैं। प्रॉमिस मैंने आपसे ले लिया है, तो बहुत जल्द फिर मुलाकात घनश्याम उपाध्याय शो पे होगी। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। आपके मन के विषय, आपके मन की बातें, आपकी चाहतें और आपकी ख्वाहिशें, यही तो पूरा करने का उद्देश्य है घनश्याम उपाध्याय शो का। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। महेश जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, देख लीजिएगा। बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। वही हैं जो आपके साथ रहते हैं और आपकी बात कहते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।